हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेलीस्कोप डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि दो टाइप के टेलीस्कोप हैं, एक रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप और दूसरा रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप को डिस्कस कर लिया था और अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इसी का एक और नाम है कैसग्रेन टेलीस्कोप। और ये नाम जो जिन साइंटिस्ट ने इसका इन्वेंशन किया था उसी के नाम पे रखा गया है। तो कैसग्रेन एक साइंटिस्ट हैं, मतलब साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टेलीस्कोप को डेवलप किया और उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है कैसग्रेन टेलीस्कोप। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा एक सिमेटिक डायग्राम है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का। कैसे इसका डिजाइन है, क्या इसका वर्किंग है, ये अभी हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसके डिजाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से कहा था कि इसमें हम लोग मिरर का यूज करने वाले हैं और जो लाइट का फिनोमेना होगा वो रिफ्लेक्शन फिनोमेना होगा। तो इसमें दो मिरर आप अभी देख सकते हो, एक ऑब्जेक्टिव मिरर है और एक सेकेंडरी मिरर है। तो इसमें होता क्या है कि ये जो ऑब्जेक्टिव मिरर है ये काइंड ऑफ कॉन्केव मिरर है। किस तरीके का मिरर है बच्चों? कॉन्केव मिरर। अब देखो कॉन्केव मिरर होने से क्या होता है कि जब लाइट रे इनफाइनाइट से आएगा तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये भी लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करना चाहेगा और वो पॉइंट इस कॉन्केव मिरर का फोकस होगा। ठीक है, आप सभी लोग जानते हो कि जब लाइट इनफाइनाइट से आता है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट कन्वर्जेस टू फोकस। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये कॉन्केव मिरर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पार्ट इसका खाली है, उसके लिए टेंशन नहीं है। ये इतना पार्ट, इतना रीजन जो है ये इसका खाली है, ये गैप है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक आपका कॉन्केव मिरर है और दूसरा यहाँ से यहाँ तक कॉन्केव मिरर है। तो इस रीजन पे जब इनफाइनाइट से लाइट रेज आएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों रेज कहीं फोकस पे मीट होना चाहेगा, बट फोकस पे मीट होने से पहले ही यहाँ पर हम लोग एक दूसरा कॉन्वेक्स मिरर डाल देते हैं। क्या नाम है, कौन सा मिरर है बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर है। एक दूसरा कॉन्वेक्स मिरर डाल देते हैं। अब यहाँ पे ये कन्वर्स तो कर नहीं पाएगा तो ये वापस इसको रिफ्लेक्ट कर देता है और रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक लेंस रखा है, इस लेंस के थ्रू यहाँ पर ऑब्जर्वर होगा और ये ऑब्जर्वर इमेज को देख पाएगा। तो चूंकि ऑब्जर्वर इस लेंस से देख रहा है इसलिए इसका नाम आईपीस रखा गया है। तो समझ में आ गया, मेरे पास रिफ्लेक्टिव टाइप टेलीस्कोप में दो मिरर है, एक ऑब्जेक्टिव मिरर है, दूसरा सेकेंडरी मिरर है। ऑब्जेक्टिव मिरर कैसा है? कॉन्केव मिरर है। और ये सेकेंडरी मिरर कैसा है? कॉन्वेक्स मिरर है। और फिर लास्ट में आईपीस के पास मेरे पास ऑब्जर्वर है। तो आईपीस मेरा क्या है? एक लेंस है। कैसा लेंस है बच्चों? ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, डिजाइन क्या है। अब इसमें एक दिक्कत क्या आता है कि जो हम लोग ऑब्जेक्टिव मिरर में कॉन्केव मिरर यूज कर रहे हैं, इसका साइज बड़ा लेना है। मतलब आप जितना ज्यादा बड़ा साइज लोगे रिजोल्यूशन उतना बढ़िया मिलेगा और लाइट गैदरिंग भी अच्छा होगा, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी बढ़ेगा। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगा जिस कारण से इमेज आपको ज्यादा क्लियर मिलेगा। तो मेरा पर्पस क्या है कि इस ऑब्जेक्टिव, ये जो मिरर है आपका ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे आप देख लो ये पार्ट आपका मिरर है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव मिरर है ये हम लोगों को बहुत बड़े साइज में लेना है और नेचर क्या है? कॉन्केव मिरर है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आपका कॉन्केव मिरर बहुत बड़ा है तो इसमें एक एरर आता है और उसे हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल एब्रिएशन। क्या बोलते हैं बच्चों? स्फेरिकल एब्रिएशन। तो कॉन्केव मिरर होने के कारण और इस मिरर का बहुत बड़े साइज में होने के कारण स्फेरिकल एब्रिएशन देखने को मिलेगा बच्चों।
इसका साइज जो है वो लगभग 3, 4, 5 मीटर तक हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? जबकि लेंस में इतना बड़ा साइज हम लोग नहीं ले सकते हैं, उसके मैन्युफैक्चरिंग में भी प्रॉब्लम होगा और रख रखाव में भी प्रॉब्लम होगा, मतलब उसके मेंटेनेंस में प्रॉब्लम होगा। लेकिन मिरर आप जितना बड़ा चाहो आप ले सकते हो। तो 5 मीटर लंबा मिरर बहुत, मतलब 5 मीटर डायमीटर का मिरर लेना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा साइज होता है, तो बहुत अच्छे से काम करेगा आपका। लेकिन बड़ा साइज होने के कारण ये किस तरीके का एक एरर क्रिएट करेगा, उसका नाम है स्फेरिकल एब्रिएशन। क्या है स्फेरिकल एब्रिएशन? चलिए समझते हैं इसको हम लोग। तो बच्चों स्फेरिकल एब्रिएशन में क्या होता है कि अगर मेरा जो कॉनकेव मिरर है वो लार्ज साइज का हो, तो फिर जो इनफाइनाइट से पैरेलल रेज आते हैं, एज पर द रूल इसे फोकस पे कन्वर्ज कर जाना चाहिए, जैसा कि आप सभी को पता है। तो ये अगर फोकस है तो इस फोकस पे इन सभी पैरेलल रेज को आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट कर जाना चाहिए, ठीक है। बट ये बड़ा डायमीटर का होने के कारण, बड़े साइज का होने के कारण ये फोकस पे एग्जैक्टली मीट नहीं करेगा। तो आप देखो ये पूरा रीजन है जहां पर ये एक स्पॉट क्रिएट करता है, मतलब एक पॉइंट पर कन्वर्ज ना करके एक पूरे सर्कुलर स्पॉट में जब ये कन्वर्ज करेगा तो उसे हम लोग स्फेरिकल एब्रिएशन के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, आप देखो एक बार फिर से देखो। तो ये क्योंकि एक पॉइंट पर मीट नहीं कर रहा है, जबकि एज पर द रूल क्या हम लोग जानते हैं कि अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करना चाहिए। लेकिन ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट नहीं करके एक सर्कुलर रीजन बनाएगा जहां पर ये कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो इसी फेनोमेना को हम लोग स्फेरिकल एब्रिएशन कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या है स्फेरिकल एब्रिएशन? तो इस स्फेरिकल एब्रिएशन से कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, इसे कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग कॉनकेव मिरर जो है उसके जगह पे पाराबोलिक मिरर लेंगे। कैसा मिरर लेंगे बच्चों? पाराबोलिक। एक्चुअल में ये जो कॉनकेव मिरर है इसका शेप स्फेरिकल है, बट स्फेयर न लेकर के अगर हम लोग इसी मिरर को पैराबोला के शेप में ले लेते हैं, मतलब इसका कर्वनेस अब थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर, ठीक है। तो आप इस बात को नोट डाउन कर लो कि स्फेरिकल एब्रिएशन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय द यूज ऑफ पैराबोलिक मिरर। ये बात आपको नोट डाउन करना। स्फेरिकल एब्रिएशन क्या है? When the incident rays comes parallel to the principal axis, it does not converge to a single point, but it converges in a circular spot. This is known as spherical aberration. तो बच्चों ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो अभी हम लोग स्फेरिकल एब्रिएशन को यहाँ से वाइप आउट करते हैं। तो हम लोग डिजाइन लिख रहे थे, तो डिजाइन में क्या है? वी हैव अ parabolic mirror as an objective। तो ये कॉन्केव मिरर की जगह अब क्या हो गया? पैराबोलिक। पैराबोलिक यूज करने से स्फेरिकल एब्रिएशन वाला प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? वी यूज अ कॉन्वेक्स मिरर inside the tube that
coming after reflection from the objective mirror, and this mirror is known as secondary mirror. सिंपल बच्चों, ये समझ में आ गया आपका। नेक्स्ट क्या है, वी यूज अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर आईपीस। We use a convex lens for, so lens के स्पेलिंग में आपका L गायब है, तो we use a convex lens for eyepiece। ठीक है बच्चों, ये तो आपका डिजाइन कंप्लीट हो गया। वर्किंग भी बहुत आसान है। इंसिडेंट पैरेलल रेज gets into the telescope tube and falls on the objective mirror. After reflection from the objective mirror, there is a convex mirror between the path of reflected rays that reflects it back, and finally it converges to the eyepiece where the observer can see the image of celestial bodies। तो इस तरीके से ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। बहुत ही छोटा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसमें डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस इसका एडवांटेजेस पूछा जाता है। इसका एडवांटेजेस क्या है बच्चों, नंबर 1, इसका हैंडलिंग बहुत आसान है, हैंडलिंग इज इजी। नंबर 2, इसको बनाने में खर्च बहुत कम आता है क्योंकि मिरर का यूज हो रहा है। लेंस ज्यादा कॉस्टली होता है इन कंपैरिजन टू मिरर, याद रखना। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज वेरी लेस, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज वेरी लेस। नंबर 3, चूंकि लेंस यूज नहीं कर रहे हैं इस कारण से इसमें क्रोमैटिक एब्रिएशन नहीं होगा, मिरर यूज कर रहे हैं तो यहाँ तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, और रिफ्लेक्शन हो रहा है इस कारण से क्रोमैटिक एब्रिएशन नहीं होगा, तो देयर इज नो क्रोमैटिक एब्रिएशन। नंबर 4, हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि spherical aberration is removed by the use of parabolic mirror। is removed by the use of पैराबोलिक मिरर। तो बच्चों इतना काफी है आपका रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप में। इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आप एक बहुत बढ़िया सा डायग्राम बना दो, आप इसका कंस्ट्रक्शन लिख दो, वर्किंग लिख दो। वर्किंग मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, वर्किंग आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, और एडवांटेजेस लिख दो। ये 2 से 3 मार्क्स में आएगा और आप इसको आसानी से लिख सकते हो। कोई न्यूमेरिकल इसमें नहीं पूछा जाता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो इस तरीके से जो रे ऑप्टिक्स टॉपिक है हमारा वो आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग अब वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अब आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं रे ऑप्टिक्स में। जितने भी क्वेश्चंस हैं अब आप लोग ट्राई करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।